हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर एंड इन्फॉर्मर। दिस इज प्रोनॉय। तो आज करेंगे, जैसे हम लोगों का सीरीज चल रहा है उस सीरीज का सेट 15 करेंगे। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को हम बता देते हैं, रिसेंटली जो नॉर्थ ईस्ट रीजन का पीजीसीएल का जो एग्जाम हुआ था, आज का जो सेट है वो सेट में वो एग्जाम का कुछ क्वेश्चन हम लाए हैं। क्योंकि अपकमिंग जो NR2 का एग्जाम है उसके साथ भी NHPC, WBSC, TCL, JEE ये जितना भी एग्जाम है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। इजी टू मॉडरेट जो आज का सेट रहेगा ना, उसमें इजी क्वेश्चन मैक्सिमम आया था। जैसे इजी टू मॉडरेट आया था और कंफ्यूजिंग कुछ कंफ्यूजिंग ऑप्शन भी दिया था, लेकिन वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अभी नहीं लाए हैं, क्योंकि वो जब नॉर्थ ईस्ट रीजन का प्रीवियस पेपर करा देंगे उसमें हम सब क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। लेकिन अपकमिंग जो एग्जाम है किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है, तो एक इंट्रोड्यूस कराने के लिए ये आज का जो सेट है। ठीक है, तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और उसके साथ जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, देखिए लर्न विद प्रोनॉय, वो टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और जितना भी मेरा वीडियो है वो वीडियो आप लोग जरूर जाके मेरा जो चैनल का वीडियो सेक्शन है, ये तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, ज़्यादा हेल्पफुल होगा। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कीजिए और वीडियो सब देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और एक चीज़ हम बता देते हैं, उसके साथ हम एक वीडियो अपलोड कर दिए आई रूल्स का। अगर नहीं देखे हैं तो आई रूल्स भी जाके आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, JEE के एग्जाम में 1 नंबर मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम में, पर्टिकुलर कोई एग्जाम हम नहीं बता रहे। ठीक है, तो लेट ना करके चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसा था। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस द करंट लेवल फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। ऑप्शन है स्टेप डाउन, स्टेप अप, आइसोलेशन, फिक्स्ड वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। यहाँ पर बोला है कौन सा ट्रांसफार्मर इंक्रीज करता है करंट लेवल को प्राइमरी टू सेकेंडरी में। इट मीन्स क्या होता है, इसमें ट्रांसफार्मर तो आप लोगों को पता ही है, स्टेप डाउन होता है और स्टेप अप होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बोल रहा है सेकेंडरी में क्या हो रहा है, करंट को इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक चीज जस्ट लिख देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। इंक्रीज द करंट लेवल फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, मतलब करंट को इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा, वोल्टेज मेरा ऑटोमेटिकली डिक्रीज। ठीक है, तो ये क्या होगा, वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है, मतलब कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन। ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आया था। कुछ कंफ्यूजिंग भी था ऑप्शन में, मतलब क्लोज ऑप्शन बहुत ज़्यादा था, फ्लक्चुएट कर रहा था, तो बहुत सारे स्टूडेंट का शायद थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ था। ठीक है, उतना भी नहीं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंदाजा लग जाएगा आप लोगों का कि हाँ PGCL के ऐसे आता है, और ये तो JEE लेवल का पेपर है, तो अपकमिंग JEE एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जरूर देखिए पूरा वीडियो को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है व्हिच टाइप ऑफ शेप इज यूज्ड फॉर कार्बन ब्रशेस इन DC मशीन। सो DC मशीन में जो कार्बन ब्रशेस यूज किया जाता है, वो कार्बन ब्रशेस का पहले देता था कार्बन ब्रशेस इज मेड ऑफ, मतलब सॉरी DC मशीन ब्रशेस आर मेड ऑफ, ऐसा क्वेश्चन देता था। कार्बन इसका आंसर होगा, लेकिन अभी दे रहा है, देखिए कैसे, व्हिच टाइप ऑफ शेप इज यूज्ड फॉर कार्बन ब्रशेस इन DC मशीन। कौन सा शेप यहाँ पर यूज होता है, तो शेप यहाँ पर क्या होगा, ट्राइंगुलर, स्क्वायर, सिलिंड्रिकल एंड सेमी सर्कुलर। तो यहाँ पर शेप आपका यूज होता है स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कुछ पेपर जैसे NR1 का आया था, उसमें अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, PGCL NR1 इसमें भी है, कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन है, लेकिन उसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, ऐसे दिया था क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा था, इसमें थोड़ा कम था इस टाइप का, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी था। अगर फ्लक्चुएट कर रहा था बहुत ज़्यादा डाटा, तो अगर आप लोगों को एग्जैक्टली वैल्यू नहीं पता रहेगा तो मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, इजी जो पेपर इजी टू मॉडरेट रहता है ना, उसमें मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सो जितना भी अभी तक एग्जाम हुआ है सबका जो लेवल था इधर उधर था, PGCL का जितना भी एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मच फेज एंगल इज मेड बिटवीन मेन वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग इन कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये क्वेश्चन हम बहुत बार कराए थे। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग रहता है और उसके साथ जो रनिंग वाइंडिंग रहता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग मींस ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड रनिंग वाइंडिंग को कहा जाता है मेन वाइंडिंग, वो दोनों वाइंडिंग में कितना डिग्री का अंतर रहता है। यहाँ पर देखिए बोला हाउ मच फेज एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है। लेकिन कैसे रहता है, देखिए बीच में तो रोटर रहता है। ठीक है, बीच में रोटर रहता है। एकदम रफ डायग्राम ड्रॉ कर दे रहे, क्योंकि हम पहले भी बहुत बार डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, ये है आपका मेन वाइंडिंग। ठीक है, ऐसे हम मेन वाइंडिंग कर दे रही है, और ये आप इधर हो जाएगा आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, ये एकदम रफ डायग्राम है, जस्ट पहचान देने के लिए। ये आपका मेन वाइंडिंग हो जाता है, ये आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये 90 डिग्री यहाँ पर फेज रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये एक न्यूमेरिकल आया था, जितना न्यूमेरिकल कितना आया था, 3-4 आया था, लेकिन 3-4 जो आया था, 4 या 5 आया था, सब इजी इजी एकदम, कोई 4-5 नहीं, थोड़ा और ज़्यादा आया था, 6-7 मान लीजिए, क्योंकि एकदम टफ न्यूमेरिकल कोई नहीं आया था। एक देखिए हम न्यूमेरिकल आया था, शायद 20 ओहम और 30 ओहम दिया था, उसका पैरेलल वैल्यू क्या होगा, ठीक है। फिर एक सर्किट दे दिया था, वहाँ पर बोला था कि शायद करंट या वोल्टेज का वैल्यू पूछा था, कुछ नहीं, अगर वोल्टेज पूछा था तो करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ था, अगर करंट पूछा था तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ था। और ये वाला जो एक न्यूमेरिकल दिया था, हम बार बार बताते हैं आप लोगों को कि आप लोग जरूर पावर सिस्टम का जो फॉर्मूला है, डिमांड फैक्टर, डायवर्सिटी फैक्टर, लोड फैक्टर, रिजर्व कैपेसिटी, ये सब एनुअल रिजर्व कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ये सब फॉर्मूला आप लोग कर लीजिए, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आता है। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी फॉर्म हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज डिमांड इफ द मैक्सिमम डिमांड ऑफ जनरेशन ऑफ पावर इज 50 मेगावाट। यहाँ पर पूछा है एवरेज डिमांड क्या होगा अगर मैक्सिमम डिमांड यहाँ पर दिया है 50 मेगावाट एंड द लोड फैक्टर ऑफ द प्लांट इज 60%। तो यहाँ पर हम आप लोगों को बोले थे कि लोड फैक्टर का जो जितना भी है सब आप लोग एक बार देख के जाइएगा। तो लोड फैक्टर का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है ये आप लोग पहले देख लीजिए, आई होप पता है, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर इक्वल्स टू एवरेज लोड यहाँ डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या क्या दिया है और क्या पूछा है, देखिए एवरेज लोड या यहाँ पर ये पूछा है, इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद रहेगा तो इजीली 1 नंबर मिल जाएगा, अगर नहीं याद रहेगा तो क्या कैसे होगा, ठीक है। तो लोड फैक्टर यहाँ पर कितना दिया है, देखिए 60%, 0.6 इंटू मैक्सिमम डिमांड यहाँ पर है, मैक्सिमम डिमांड है 50, सो 0.6 इंटू 50 करेंगे तो मेरा एवरेज डिमांड या तो एवरेज लोड जो है निकल जाएगा। तो 6 इंटू 50 अपॉन 10, तो 5 6 या 30 मेगावाट मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो 30 मेगावाट ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ये फ्लक्चुएट डाटा का ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये आप लोग सॉल्व करके नहीं निकल सकते, आप लोग याद रखिएगा तब ये क्वेश्चन आएगा। इसलिए हम बार बार बताते हैं एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, आई रूल्स, यूटिलाइजेशन, ये आप लोग जरूर अभी करिए, क्योंकि अभी ओनली 3-4-5 सब्जेक्ट से नहीं आता है। बार बार हर वीडियो में हम बताते हैं, क्योंकि अलर्ट देते हैं आप लोगों को क्योंकि करना है आप लोगों को, तब सिलेक्शन होगा, ठीक है। व्हाट शुड बी द मिनिमम क्लियरेंस डिस्टेंस इन फीट बिटवीन द इक्विपमेंट फॉर 750 to 1000 किलोवोल्ट लाइन। सो क्या बोला, व्हाट शुड बी द मिनिमम क्लियरेंस डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपमेंट, 750 से 1000 किलोवोल्ट तक जितना भी इक्विपमेंट है तो उसके बीच में मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर क्लियरेंस डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 20 फुट, 25 फुट, 45 फुट, 50 फुट। तो ये आप लोग याद रखिए 45 फुट, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा अगर 750 से 1000 किलोवोल्ट तक बोलेगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट हैव हाईएस्ट लाइफ स्पैन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, सॉरी पार्ट नहीं है, प्लांट हैव हाईएस्ट लाइफ स्पैन। तो जितना भी पावर प्लांट है, पावर प्लांट में कौन सा प्लांट का हाईएस्ट लाइफ स्पैन, मतलब ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा साल तक वो स्टे कर सकता है, कौन सा प्लांट है, न्यूक्लियर, कोल पावर, हाइड्रो और डीजल। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका हाइड्रो, उसका जो कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हाइड्रो बनाने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आया भी है, फिर देखिए पीजीसीएल में भी आया है, फिर इन फ्यूचर आएगा भी। देखिए क्वेश्चन है, लॉस ऑफ चार्ज मेथड इज यूज टू मेजर। जो लॉस ऑफ चार्ज मेथड है वो क्या मेजर करता है। ऑप्शन है हाई रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस और लो इंडक्टेंस। तो देखिए लॉस ऑफ चार्ज मेथड मेजर करता है हाई रेजिस्टेंस। और एक चीज़ आप लोग याद रख लीजिए, लो रेजिस्टेंस मेजर करता है कौन सा मेथड, मीडियम रेजिस्टेंस मेथड मेजर करता है कौन सा मेथड, एंड हाई रेजिस्टेंस क्या क्या मेजर करता है। तो देखिए यहाँ से मेन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, लॉस ऑफ चार्ज मेथड मेजर करता है क्या, हाई रेजिस्टेंस, और हाई रेजिस्टेंस में और भी दो है, मेजर करता है और डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड भी करता है, ठीक है। लो रेजिस्टेंस मेथड में आता है आपका केल्विन डबल ब्रिज, और आता है आपका वोल्टमीटर एमीटर मेथड, और आता है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। और मीडियम रेजिस्टेंस में क्या आता है, मीडियम रेजिस्टेंस में वोल्टमीटर एमीटर रहता है, ओम मीटर मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड और कैरी फोस्टर ब्रिज मेथड, ठीक है। तो ये सब मेथड मीडियम में रहता है, और हाई में जो हाई रेजिस्टेंस में हम बता दिए लॉस ऑफ चार्ज, मेजर और उसके साथ डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है। ये आप लोग जो हम बोले आप लोग जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, व्हिच पार्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर इज मेड अप बाय कॉपर टंगस्टन एलॉय। सर्किट ब्रेकर का कौन सा पार्ट कॉपर टंगस्टन एलॉय से बना हुआ है, आर्किंग कॉन्टैक्ट, मेन कॉन्टैक्ट,
आउटर बॉडी या तो आर्क क्वेंचिंग रॉड। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका आर्किंग कॉन्टैक्ट आपका कॉपर टंगस्टन एलॉय से बना हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच टाइप ऑफ नंबर सिस्टम हैव अल्फा न्यूमेरिक टाइप कैरेक्टर। ये क्वेश्चन हम बताए थे आफ्टर नॉर्थ ईस्ट रीजन का एग्जाम होने के बाद ही हम कोई भी एक सेट में हम बताया था कि ऐसा ये क्वेश्चन फॉर्म हुआ था। तो ये क्वेश्चन देखिए सच में फॉर्म हुआ था। व्हिच टाइप ऑफ नंबर सिस्टम हैविंग अल्फा न्यूमेरिक टाइप कैरेक्टर, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल या तो हेक्साडेसिमल हम बताए थे। और फिर भी जो कैंडिडेट नहीं देखे हैं वो कैंडिडेट के लिए भी हम बता दे रहे। अल्फा न्यूमेरिक मतलब क्या क्या देखिए एक बार। अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेट भी रहता है और न्यूमेरिक मतलब नंबर भी रहता है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक अगर ABCD ये कौन सा मेथड में रहता है, हेक्साडेसिमल में, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 9 के बाद जो 10 को A लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए नंबर भी है और अल्फ़ाबेट भी है, तो इसीलिए अल्फ़ा न्यूमेरिक हेक्साडेसिमल को कहा जाता है। फिर 11 को कहा जाता है B, फिर 12 को C, ऐसे कंटिन्यू चलता है। नेक्स्ट है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए क्वेश्चन आप लोग खाली देखिए, ऐसा कोई बात नहीं कोई पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन उठाया है, हर एक जितना भी सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठाता है। क्वेश्चन देखिए, व्हिच कंडीशन इज शोज व्हिच कंडीशन इज शोन इन जेके फ्लिप फ्लॉप एज नो चेंजेस नेक्स्ट स्टेट फ्रॉम नेक्स्ट स्टेट। तो देखिए क्वेश्चन फ्लिप फ्लॉप से क्वेश्चन आया है, मतलब जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है वो सीक्वेंशियल सर्किट से क्वेश्चन यहाँ पर आया है। जेके फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है, फिर एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है, डी फ्लिप फ्लॉप होता है, टी फ्लिप फ्लॉप से भी क्वेश्चन आया था कि इनपुट कितना होता है टी फ्लिप फ्लॉप का। तो देखिए यहाँ पर जेके फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप में एक कंडीशन आता है, यहाँ पर बोला है व्हिच कंडीशन शोन इन जेके फ्लिप फ्लॉप एज नो चेंज। 4 कंडीशन आता है, एक आता है नो चेंज, जेके में आता है नो चेंज, फिर आता है आपका रीसेट, फिर आता है सेट, फिर आता है आपका टॉगल। और जो एसआर में सेम रहेगा, नो चेंज रहेगा, रीसेट रहेगा, सेट रहेगा, लेकिन लास्ट में जो होता है वो आपका डोंट केयर हो जाता है। ठीक है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर लिख दे रहे एसआर फ्लिप फ्लॉप, एसआर, ठीक है, एसआर फ्लिप फ्लॉप, और ये है आपका जेके। ये किस लिए डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है वो हम बाद में आ रहे। जेके तो नो चेंज स्टेट हम क्या क्या बोले, ये होता है एनसी मतलब नो चेंज, ये होता है रीसेट, ये होता है सेट, और ये होता है टॉगल, ये फॉर जेके। और इसमें भी सेम होगा, नो चेंज, रीसेट, सेट, और इसमें होता है लास्ट में जो डोंट केयर। ठीक है, इसका पूरा डिटेल्स करेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये जो क्वेश्चन आया था इस टाइप का क्वेश्चन ही आएगा, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। तो नो चेंज कब होता है, जब 0 0 होता है, फिर रीसेट 0 1, सेट 1 0, टॉगल 1 1। ठीक है, ये तो हो गया आपका जेके में। एसआर में भी सेम होता है 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछे, ये जो हम लिख दिए ये आप लोग ट्रूथ टेबल वो आप लोग जरूर देख लीजिए, एक बार कॉपी में लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। विच कंडीशन इज शोन इन जेके फ्लिप फ्लॉप एज नो चेंज, कौन सा कंडीशन जेके फ्लिप फ्लॉप का नो चेंज होता है। तो नो चेंज कौन सा कंडीशन होता है, जे इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 0। तो देखिए कहाँ से क्वेश्चन फॉर्म यहाँ पर होता है, देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। तो कौन सा आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, जे इक्वल टू 0, के इक्वल टू 0। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ओपन लूप सिस्टम, कंट्रोल से भी क्वेश्चन आया है, तो इसलिए हम बोलते हैं। देखिए एनएचपी से आप लोग देने जाएंगे तो अगर एसीटीसीएल में भी कंट्रोल तो आया है, पीबीएस तो पता है आप लोगों को, प्रीवियस ईयर पेपर में कंट्रोल आया है, तो इस बार भी शायद आ सकता है, बेसिक आएगा, उतना टफ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ही आता है, और यहाँ पर कंट्रोल का और भी क्वेश्चन आया था इसमें, लेकिन इस सेट में नहीं है, हम जो जब प्रीवियस ईयर कराएंगे देंगे सब करा देंगे 120 क्वेश्चन। तो व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ओपन लूप सिस्टम, कौन सा ओपन लूप सिस्टम के लिए करेक्ट होता है। पहला है डिफिकल्ट टू डिजाइन, दूसरा है दीज आर इकोनॉमिकल, तीसरा है आपका फीडबैक पाथ इज प्रेजेंट, चौथा है कंट्रोल एक्शन इज डिपेंडेंट ऑफ द डिजायर्ड आउटपुट। तो देखिए डिफिकल्ट टू डिजाइन, ओपन लूप जो सिस्टम है वो डिफिकल्ट टू डिजाइन नहीं है। ठीक है, क्लोज लूप जो सिस्टम है उसमें फीडबैक आता है, इसीलिए वो डिजाइन करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बोला व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही कौन सा है, तो यहाँ पर गलत पहला है। दूसरा क्या है, दीज आर इकोनॉमिकल, ये हम लोग देख रहे हैं क्या देखते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड है फीडबैक पाथ इज प्रेजेंट, तो ओपन लूप में फीडबैक पाथ नहीं होता है, क्लोज लूप में फीडबैक पाथ होता है, तो सी भी गलत। डी क्या है, डी है कंट्रोल एक्शन इज डिपेंडेंट ऑफ द डिजायर्ड आउटपुट, तो जो कंट्रोल एक्शन है वो बोल रहा है कि जो आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर हम पहले बोले कि ओपन लूप सिस्टम में डिजायर्ड आउटपुट फीडबैक पाथ कुछ नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर
ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, दीज आर इकोनॉमिकल। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, बीजेटी से क्वेश्चन आया। देखिए, व्हिच टाइप ऑफ ईबी बायसिंग, ईबी एमीटर बेस बायसिंग एंड सीबी कलेक्टर बेस बायसिंग इज यूज्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ऑन स्विचिंग। तो देखिए इसका भी एक चार्ट है, वो चार्ट भी हम यहाँ पर चार्ट हम नहीं लिखेंगे, एक काम कर रहे हैं यहाँ पर हम जस्ट आंसर आप लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक है, और एक चार्ट अलग से हम शॉर्ट्स डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा चैनल में शॉर्ट्स है, दोनों तरह का शॉर्ट्स यहाँ पर मेरा चैनल में अपलोड होता है। एक क्या होता है, एक होता है आपका दोनों टाइप का होता है, एक होता है इन्फॉर्मेशनल शॉर्ट्स, एक होता है एजुकेशनल शॉर्ट्स। तो एजुकेशनल जो शॉर्ट्स है ना उसका एक हम अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, तो आप लोगों का जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में बहुत हेल्पफुल होगा कि हाँ एजुकेशनल ये शॉर्ट्स आप लोग देखिए, 1 मिनट के अंदर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो हम एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे एजुकेशनल शॉर्ट्स का। और इन्फॉर्मेशनल में क्या मिलता है, जैसे किसी एग्जाम का एडमिट निकाला है, फिर आंसर की रिजल्ट, फिर कोई सिलेबस का नोटिस, या तो कुछ भी नोटिस इन्फॉर्मेटिव कुछ अगर इन्फॉर्मेशन देना है तो जस्ट वो हम अलग से शॉर्ट्स डाल देते। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, एमीटर बेस और कलेक्टर बेस में ऑन स्विचिंग कब रहता है, तो सैचुरेशन रीजन में जब फॉरवर्ड में काम करता है एमीटर बेस एंड कलेक्टर बेस, तब आपका ऑन स्विचिंग रहता है। फॉरवर्ड में क्या होता है, सैचुरेशन ऑन स्विच, ठीक है, फॉरवर्ड में। फिर रिवर्स में होता है आपका काट ऑफ स्विच, एंड फॉरवर्ड रिवर्स में होता है आपका एक्टिव, वो होता है एम्पलीफायर, एज ए एम्पलीफायर वर्क करता है। एंड रिवर्स फॉरवर्ड में होता है आपका एज ए इन्वर्टेड स्विच काम करता है, ठीक है। तो ये हम एक चार्ट छोटा सा ला के दे देंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, फॉरवर्ड होगा सैचुरेशन, जो ऑन स्विचिंग एज ए ऑन स्विचिंग काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है देखिए, व्हिच सर्किट इज कॉल्ड द लिमिटर सर्किट। ये देखिए ये मैक्सिमम स्टूडेंट ने, कैंडिडेट ने हमको बोला था कि भैया ये जो जब क्वेश्चन हम किए थे तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजिंग हो रहा था कि कौन सा होगा, चॉपर सर्किट या तो चॉपिंग सर्किट में। ज़्यादातर प्रॉब्लम हुआ था चॉपर सर्किट और चॉपिंग सर्किट में, ठीक है, दोनों में, क्लीपर सर्किट या तो क्लैम्प सर्किट। तो ये आप लोग याद रख लीजिए, लिमिटर जो सर्किट है, लिमिटर सर्किट किसको कहा जाता है, क्लीपर सर्किट को लिमिटर सर्किट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड ये फाइनल क्वेश्चन है, और फाइनल क्वेश्चन कौन सा है, यही वाला जो फाइनल क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आया था, कैसे, एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आया था, डायग्राम दे दिया था, कोई एक मोटर का डायग्राम दे दिया था, फिर मोटर को डायग्राम देके बोला था कि हाँ ये मोटर कौन सा मोटर है, ठीक है। डायग्राम भी आप लोगों को देखना है अच्छा से कि हाँ, पहले तो जैसे क्वेश्चन आ जाता था, अभी डायग्राम देके भी क्वेश्चन आता है। तो वैसे ये सेम एम्पलीफायर का क्वेश्चन भी ऐसे ही आया था। तो देखिए जो फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट, ये जो फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिगर आप लोग अगर देखे हैं तो आंसर कर पाएंगे, अगर नहीं देखे तो गलत करके कोई फायदा नहीं है, छोड़ दीजिएगा। घर में आके या तो जब आंसर क्या आउट होगा तब आप लोग देखिएगा, हाँ ये फिगर था, इसका ये आंसर होगा। फिर वो पार्ट में आपका लैग कर रहा है तो आप लोग जरूर प्रिपरेशन करिएगा। क्लियर। सो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इंटीग्रेटर है, प्रिसिशन रेक्टिफायर, डिफरेंशिएटर या तो समिंग एम्पलीफायर। ये जो फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका क्या होगा, प्रिसिशन रेक्टिफायर, ठीक है। तो क्या है देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस क्या कहा जाता है, यहाँ पर जो अगर एम्पलीफायर देखिएगा, एम्पलीफायर का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है, तो माइनस यहाँ पर है इन्वर्टिंग एंड प्लस है आपका नॉन इन्वर्टिंग। तो यहाँ पर आप लोग प्रिसिशन रेक्टिफायर कैसे याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर एक डायोड है तो आप लोग रेक्टिफायर आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी जो तीनों चीज़ का जो डायग्राम है हम ड्रॉ कर दे रहे, एक होता है इंटीग्रेटर, एक डिफरेंशिएटर, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है समिंग एम्पलीफायर। तो इंटीग्रेटर का कैसे डायग्राम होता है, बाकी सब का क्या होता है, इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर थोड़ा उल्टा होता है। तो देख लीजिए थोड़ा डायग्राम आप लोग देख लीजिए अच्छा से। तो इंटीग्रेटर का डायग्राम एक बार देख लीजिए, इंटीग्रेटर का कैसे डायग्राम, यहाँ पर एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये आपका इनपुट रहेगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर रहता है, ठीक है, और यहाँ पर ग्राउंडेड रहता है ये, और ये आपका आउटपुट रहता है VO, ये कर दे रहे V इनपुट, ठीक है, और यहाँ से एक कैपेसिटर रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर से जो इनपुट करंट जा रहा है यहाँ से भी जाता है इनपुट करंट, और ये है आपका प्लस, ये माइनस, ये VC, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका डायग्राम, ये हो गया आपका इंटीग्रेटर, ये हो गया आपका इंटीग्रेटर का। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर डिफरेंशिएटर भी है और समिंग एम्पलीफायर भी है। तो डिफरेंशिएटर में क्या अंतर है ये भी आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका प्रिसिशन रेक्टिफायर, प्रिसिशन रेक्टिफायर। तो डायग्राम भी आप लोगों को देखना है। पहले तो आता था कि हाँ ये सिंबल किसका है, लेकिन अभी डायग्राम देके क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ट्रेंडिंग कैसे चेंज हो जा रहा है, इसलिए हम बार बार वीडियो में बोलते हैं कि ट्रेंडिंग अभी चेंज हो चुका है। पिछला 3-4 साल पुराना कोई अगर क्वेश्चन देख रहे हैं, हाँ क्वेश्चन देखिए पैटर्न आप लोगों को पता चलेगा, लेकिन ट्रेंडिंग अलग हो चुका, मतलब प्रेजेंट का जो ट्रेंडिंग है वो ट्रेंडिंग देख के आप लोग
आगे निकालिए, ठीक है, ये बार बार हम बताते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये अब इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर में ज़्यादा कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएटर में क्या हो जाता है, ये कैपेसिटर यहाँ पर आ जाता है और ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर हो जाता है, मतलब यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस के जाएगा यहाँ पर कैपेसिटर हो जाएगा और ये कैपेसिटर के जाएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, बाकी सब सेम रहता है। तो ये था इंटीग्रेटर का, जब यहाँ पर रजिस्टर यहाँ पर रहता है रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर यहाँ पर रहता है। अगर जब डिफरेंशिएटर हो जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पर कैपेसिटर हो जाएगा। तो आप लोग जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत होगा ही होगा अगर आप लोग अच्छे से नहीं देखिएगा। तो याद रख लीजिए, एक इजी ट्रिक से हम बता दे रहे, याद कैसे रखिएगा। डिफरेंशियर डीसी, डीसी याद रख लीजिए, डीसी, डीसी हम लोग पता है डायरेक्ट करेंट, तो डी से डिफरेंशिएटर और सी से कैपेसिटर। जब आपका डिफरेंशिएटर कब होगा, जब आपका पहले कैपेसिटर रहेगा, तो डीसी याद रख लीजिए। समझ में आया क्या बोले हम, जब आपका इनपुट में पहले कैपेसिटर रहेगा तो वो हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटर, और जब आपका पहले रेजिस्टर रहेगा तब आपका वो हो जाएगा इंटीग्रेटर। तो इसीलिए हम बोले एक याद रखिए, डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर में ये डीसी, बस डिफरेंशिएटर कैपेसिटर तो हो जाएगा। बाकी तीनों डायग्राम हो गया। और एक डायग्राम आप लोगों को बता देते हैं, वो है सामिंग एम्पलीफायर का। सो उसका डायग्राम कैसा होता है देख लीजिए एक बार। सामिंग एम्पलीफायर में उसको इन्वर्टिंग एडर भी कहा जाता है। तो सामिंग एम्पलीफायर में क्या होता है, देखिए सेम कैसे होता है। सामिंग एम्पलीफायर होता है, देखिए माइनस प्लस, ठीक है, ये हो जा रहा है आपका भी आउटपुट, और यहाँ से ये तो आपका हो जा रहा है ग्राउंड, ठीक है, और यहाँ से देखिए 3 रजिस्टर आता है, यहाँ से 3, और फिर यहाँ से और एक रजिस्टर। तो ये हो जाता है आपका सामिंग एम्पलीफायर। तो ये होता है V1, V2, V3, R1, R2, R3, I1, I2, I3, ओके, ये होता है आपका R, और ये तो हो गया V आउटपुट, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या है, ये है आपका सामिंग एम्पलीफायर। सो आज का था ये, जितना भी क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो आप लोग जरूर ये जो हम ड्रॉ कर दी, ये आप लोग लिख लीजिए, और इसको जो याद रखने का तरीका हम बता दिए, आप लोग याद रखिए, ऐसे याद रखिएगा। इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर एक साथ अगर दे देगा तो वहाँ पर दिक्कत होगा ही होगा, होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट का ही होता है, तो इसलिए हम बता दिए। तो और एक चीज़ आप बता दे रहे हैं यहाँ पर, अगर ये क्वेश्चन करना था तो आप लोग कैसे पता चलता रेक्टिफायर दिया था, एक्चुअली कौन सा यहाँ पर आंसर होता है, आप लोगों को कैसे पता चलता। अगर इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर का मतलब ऐसे कोई ट्रिक्स नहीं है, लेकिन बस डायग्राम पता होना चाहिए था। अगर डायग्राम पता रहता तो आप लोग कर लेते, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जस्ट फॉर नॉलेज के लिए, और अपकमिंग एग्जाम के लिए कैसे क्वेश्चन फिर फॉर्म हो सकता है, इसलिए आप लोगों के लिए ये हम अलग से ये इन नॉर्थ ईस्ट रीजन का क्वेश्चन भी आज करा दिए फॉर एग्जाम्पल। सो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए जरूर चैनल को। टेलीग्राम को जाके भी जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिए, और सपोर्ट जैसे कर रहे हैं जरूर आप लोग सपोर्ट कीजिए। प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए, जितना भी एग्जाम आ रहा है अच्छे से प्रिपरेशन करिए, कहीं पर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर हो जाता है डिमोटिवेट तो सेल्फ मोटिवेट ज़रूरत है, कोई आके बाहर से एक ही बात हम बताते हैं कि नहीं करेगा आपको मोटिवेट, तो ज़रूर आप लोग खुद से पढ़िए, कॉन्सेंट्रेशन रखिए, अटेंटिव रहिए, बस कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए। तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।